बेहद ही खूबसूरत शादीशुदा महिला एक टैक्सी ड्राइवर के साथ सफ़र कर रही थी। अब सफ़र लंबा था तो दोनों में बातचीत शुरू होती है। बातचीत करते करते दोनों इतना घुल मिल जाते हैं कि जो महिला रहती है वो कहती है ड्राइवर से कि तुम मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो, फिर मैं तुम्हें राजकुमार बनाकर रखूंगी। तुम्हें शायद पता नहीं, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। और फिर क्या था, ड्राइवर कुछ सोचने लगता है और तभी शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ। साथियों, आज कहानी उसी खूबसूरत शादीशुदा महिला की है। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के अलवर की। अलवर में एक परिवार, बेहद हंसता खेलता परिवार रहता है। परिवार में एक लड़का जिसका नाम कौरव खत्री रहता है। कौरव खत्री पढ़ाई लिखाई करता है। इसी दौरान उसे एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है। जयपुर में उसकी पोस्टिंग होती है और उसी प्राइवेट बैंक में वह जॉब करने लगता है मैनेजर की पोस्ट पर। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लड़का बेहद हैंडसम रहता है, भोला भाला लड़का, बेहद ही दयालु प्रवृत्ति का। अब एक लड़की जिसका नाम रहता है अर्चना। अर्चना के घर वालों को लगता है कि इससे अच्छा लड़का अब नहीं मिल सकता है। अपनी लड़की का रिश्ता लेकर वह कौरव के घर जाते हैं। घर वालों को लड़की बेहद पसंद आती है। फोटो में बिल्कुल दिखने वाली सुशील सज्जन लड़की अर्चना। लड़का कौरव भी उसे पसंद करता है। अब दोनों की शादी फिक्स होती है और अप्रैल महीने में दोनों की साल 2018 में शादी होती है धूमधाम से। शादी होने के बाद दोनों बेहद खुश रहते हैं। समय बीतता जाता है। दोनों के बीच 2 बच्चे पैदा होते हैं, खूबसूरत बच्चे। अब बच्चे आ जाने से परिवार और भी हरा भरा हो जाता है। दोनों का परिवार बेहद खुश था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब इसी दौरान जो अर्चना रहती है वो अपने पति से कहती है, क्योंकि वो जयपुर में था और जयपुर से अलवर की काफ़ी दूरी थी, तो वह पति से कहती है कि मुझे आपके पास आना है, बहुत याद आ रही है। कौरव कहता है ठीक है, तुम एक टैक्सी बुक कर लो और चली आओ। अर्चना एक टैक्सी वाले को बुलाती है, उसे बुक करती है जयपुर के लिए और उसी टैक्सी से वह जयपुर जाती है। रास्ते में ढेर सारी बातें होती हैं। फिर वो अपने पति के पास पहुंचती है और पति के साथ जाकर शॉपिंग करती है, पूरे शहर को घूमती है और फिर 1-2 दिन रुकने के बाद अगले दिन वह उसी टैक्सी ड्राइवर के साथ घर चली जाती है। अब साथियों, टैक्सी ड्राइवर के साथ जब घर आती है तो बातचीत बढ़ने लगती है। धीरे धीरे बातचीत बढ़ती है, दोनों की नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगती है। इधर टैक्सी ड्राइवर का नाम ऋषभ रहता है, ऋषभ शर्मा। दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, बातचीत शुरू हो जाती है। इधर अर्चना ऋषभ से उसका फ़ोन नंबर मांगती है। ऋषभ उसका अपना फ़ोन नंबर देता है और बातचीत शुरू हो जाती है। अब इधर अर्चना अब घंटों घंटों ऋषभ से बातचीत करती है। कोई ना कोई बहाना बनाकर ऋषभ की टैक्सी को बुक करती और उसके साथ घूमने के लिए निकल जाती है। आए दिन वह फ़ोन पर ऋषभ से बातें किया करती थी। एक दिन फिर जब उसे जयपुर जाना था तो अपने पति से फिर कहती है कि मैं एक टैक्सी ड्राइवर का नंबर जानती हूँ, मैं उसे कॉल करती हूँ और मैं जयपुर आ जाती हूँ। इधर कौरव कहता है ठीक है, तुम आ जाओ। फिर उसी टैक्सी ड्राइवर को बुक करती है और उसके साथ फ्रंट वाली सीट पर बैठकर अर्चना जयपुर अपने पति के पास पहुंचती है। वहां बातचीत करती है और फिर जैसे इस समय उसका खत्म होता है, अगले ही दिन फिर उसी टैक्सी ड्राइवर के साथ वह घर पहुंचती है। घर जाने के बाद दोनों बातचीत करते हैं, प्रेम कहानियों में अब मशगूल हो जाते हैं। अर्चना अब ऋषभ को पसंद करने लगती है और ऋषभ भी अर्चना को पसंद करने लगता है, क्योंकि अर्चना के पास करोड़ों की संपत्ति थी, ढेर सारा बैंक बैलेंस था। इधर टैक्सी ड्राइवर ऋषभ की भी निगाहें उस बैंक बैलेंस पर होती हैं। उसे लगता है कि अगर वो अपने प्रेम जाल में उसे फंसा लेता है, बाद में उसे शादी कर लेता है, तो ढेर सारा पैसा मिलेगा, बैंक बैलेंस मिलेगा। इधर दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। अपने पति से छुप छुप कर अर्चना ऋषभ के साथ
सफ़र करने लगती है और उसे ढेर सारा प्यार देने लगती है, कुछ पैसे भी उसके ऊपर खर्च करने लगती है। एक दिन अर्चना ऋषभ से कहती है कि देखो, अगर तुम मुझे ढेर सारा प्यार करोगे, मुझे वो सारी खुशियाँ दोगे जो मेरा पति देता है, तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी और मैं तुम्हारी दुल्हन बनकर रहना पसंद करूंगी। फिर क्या था, ऋषभ ऋषभ की बल्ले बल्ले थी। ऋषभ तैयार हो जाता है और फिर एक दिन समय रहता है सितंबर 2025। इधर दोनों इतना प्यार में मशगूल हो जाते हैं कि पति जयपुर में रहता है और इधर वो अपने छोटे बेटे को लेकर अपने बेटे के साथ और लगभग 5 लाख रुपए कैश और कुछ गहने लेकर ऋषभ के साथ फरार हो जाती है। अलग अलग शहरों में छुप कर रहने लगती है। अब साथियों, इधर वो अलग अलग शहरों में रहने लगती है और जैसे ही करणों को पता चलता है कि उसकी पत्नी घर पर नहीं है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, वो अपने पत्नी को बार बार फ़ोन करता, पत्नी फ़ोन कट कर देती है। बाद में उसे कहीं से पता चलता है कि उसकी पत्नी जो टैक्सी ड्राइवर है उसके साथ कहीं चली गई है, उसके साथ रहना चाहती है। इधर अर्चना से बात करता है तो अर्चना कहती है तुम मुझे छोड़ दो, मैं इसी के साथ ऋषभ के साथ अपनी जीवन गुजारना चाहती हूँ। लेकिन फिर जो ऋषभ रहता है वो कहता है कि नहीं, तुम घर चली जाओ और मुझसे बातचीत करती रहना। अब दोनों एक साजिश करते हैं, एक ऐसी साजिश रचते हैं, हत्या नहीं बल्कि हत्या से बढ़कर एक ऐसी साजिश, एक घिनौनी साजिश जिसके बारे में करणों को बिल्कुल भी पता नहीं था, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल मस्त लाइफ जी रहा था। अब वो बार बार फ़ोन करता है, कहता है कि देखो, तुम घर चली जाओ, बच्चे हैं, समाज है, लोग क्या कहेंगे, मेरे दर दोस्त क्या कहेंगे, अगर किसी को पता चलेगा तुम्हारे बारे में तो लोग क्या सोचेंगे। हाथ पैर जोड़ता है और किसी तरह से उसे अपने घर बुलाता है, समझाता बुझाता है और फिर अपने पास रखने लगता है। और वो बराबर देखता है कि अर्चना अभी भी ऋषभ से बातचीत कर रही है फ़ोन पर। तो फिर एक दिन वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराता है और पुलिस दुष्कर्म और छेड़खानी के विरोध में उसे गिरफ्तार करती है। अब बात आती है बयान की, क्योंकि बयान अब अर्चना को देना था कि अर्चना के साथ वाकई में ऋषभ ने ऐसी हरकत की है। अब इधर अर्चना बयान से पलट जाती है और वो छूट जाता है। अब इस बात का काफ़ी गहरा धक्का लगता है करणों को। करणों सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी पत्नी उसके साथ कोई साजिश रच रही हो, कहीं मेरी पत्नी फिर से मुझे छोड़ कर ना चली जाए। अब वो काफ़ी परेशान रहने लगता है, काफ़ी टेंशन में रहने लगता है। साथियों, कुछ समय और गुजरता है। इधर ऋषभ जयपुर में रहता है और उसकी पत्नी अलवर में थी। इधर फिर से पत्नी अपने पति के पास जाना चाहती थी और उसी टैक्सी ड्राइवर को फ़ोन करके बुलाती है। उसी के साथ फिर से वो पहुंचती है जयपुर। जयपुर जाती है, 2-3 दिन रहती है, उसके बाद अपने पति से कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, मैं बस से चली जाऊँगी। पति को बिल्कुल भी पता नहीं था और वो फिर उसी टैक्सी ड्राइवर के साथ घर चली आती है और उस सफ़र के दौरान वो दोनों एक ऐसी साजिश बुनते हैं जिसका किसी को अता पता भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अब इधर ऋषभ अपनी साजिश बुन चुका था, उधर करणों को कुछ शक था कि उसके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। अब करणों दिमाग लगाता है, वो अपने पत्नी से कहता है कि देखो, सब कुछ ठीक हो चुका है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम मेरे साथ प्यार से रहती हो, मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ, तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे बताओ। बेहद ही हैंडसम खूबसूरत पति। अर्चना कहती है ठीक है, मैं भी बदल चुकी हूँ, मैं तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे तरीके से रहना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ। और इधर वह फ़ोन करके अपने पति से कहती है कि एक काम करो, तुम घर आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अब इधर करणों सोचता है कि अचानक से मैं घर कैसे जाऊँ। वो कहता है मैं कल आ जाऊँगा, लेकिन अर्चना कहती है कि नहीं, तुम आज ही आ जाओ। अब इधर वो सोचता है, कहता है कि देखो, इस टाइम तो कोई गाड़ी शायद ही मिले। तभी अर्चना कहती है कि ऋषभ को कॉल कर लो और शायद वो वहीं पे गया होगा, उसे बुला लो, अक्सर उसका जाना आना होता है। वो ऋषभ को कॉल करता है। ऋषभ कहता है कि हाँ साहब, मैं यहीं हूँ। अब ऋषभ सब कुछ जानते हुए भी बेशर्मों की तरह गाड़ी लेकर अपनी टैक्सी पहुँच जाता है करणों के पास। और करणों भी एक साजिश का खेलता है, एक गेम खेलता है और गेम के तहत
वह जानना चाहता था कि दोनों के बीच में अभी क्या चल रहा है, दूरियां हैं या फिर अभी भी नज़दीकियां हैं। इधर काणो फ़ोन करके बुला तो लेता है और बुलाने के बाद फिर उसकी टैक्सी को बुक करता है, उसके साथ सफ़र करने लगता है अपने घर का। उसे पता नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है, लेकिन अंदाज़ा उसने लगा लिया था, यह दोनों कुछ ज़रूर करेंगे। अब वह यह जानना चाहता था कि दोनों के बीच अभी भी प्रेम प्रसंग है या सब कुछ खत्म हो चुका है। इधर अर्चना बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रहती थी, लेकिन घर जाने के बाद भी जो नज़दीकियाँ थी ऋषभ और अर्चना की, दोनों की बिल्कुल फ़ोन पर बातें होती थी, नज़दीकियाँ कायम थी। अब इधर ऋषभ अपने गाड़ी में लेकर काणो को आज जैसे जैसे आगे बढ़ता है, इधर काणो कहता है, तुम गाड़ी चलाओ, मुझे काफ़ी गहरी नींद आ रही है, मैं काफ़ी थका हूँ, बैंक में दिन भर काम करने के बाद मैं थक चुका हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम बता देना। ऋषभ कहता है, नहीं साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती तो पहले ही हो चुकी है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर शीशे में ऋषभ देखता है कि साहब यानी कि बैंक मैनेजर काणो सो चुका है। वो काफ़ी देर तक उसे देखता रहता है कि हाँ वाकई में ये सो चुका है। फिर अपनी प्रेमिका काणो की पत्नी अर्चना को फ़ोन करता है और कहता है कि देखो, तुम्हारा पति मेरे साथ है और वह बिल्कुल गहरी नींद में है, उसे पता नहीं है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। और इशारों इशारों में बातें करता है और कहता है, तुम कहो तो मैं आज काम तमाम कर दूँ, मैं इसका एक्सीडेंट कर देता हूँ, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और मामला बिल्कुल आसान सा लगेगा, एक हादसा लगेगा। पत्नी तैयार हो जाती है। कुछ देर दोनों की बातचीत चलती है, लेकिन तभी जो काणव रहता है वो फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके और सोने का बहाना करके गाड़ी में आराम कर रहा था। रिकॉर्डिंग ऑन थी, सब कुछ उस रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो रहा था। कॉल दोनों की, अर्चना की बातें और ऋषभ की बातें रिकॉर्ड हो रही थी। दोनों की बातें जब रिकॉर्ड हो जाती है, कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद ऋषभ गाड़ी रोकता है। तभी काणव कहता है कि एक काम करो, तुम कुछ दूर चलो, किसी बाजार में गाड़ी रोकना, कुछ खा पी लेना, उसके बाद हम लोग घर चलेंगे। अभी वहाँ से घर की दूरी काफ़ी थी। ऋषभ को लगता है कि चलो, यह जाग चुका है, शायद फिर से सो जाएगा तो काम बन जाएगा, आज तो इसका मैं काम तमाम करके रहूँगा। जैसे ही कुछ दूर गाड़ी आगे जाती है, एक बाजार के पास रोकता है, तभी काणव को एक पुलिस स्टेशन दिखाई देता है। वहीं गाड़ी रुकवाने कर काणव गाड़ी से उतरता है और फिर दौड़ता हुआ पुलिस के पास जाता है। और जब वो पुलिस के पास जाता है तो इधर ऋषभ को पता चल जाता है कि शायद उसकी बातें काणव ने सुन ली है। वो फौरन अर्चना को फ़ोन करता है कि वह हमारी बातों को सुन चुका है और वह पुलिस के पास गया है। एक काम करो, जल्दी से कुछ गहने पैसे लेकर घर से फरार हो जाओ, मैं तुम्हें एक जगह मिलता हूँ। और इधर काणव पुलिस के पास पहुँचता है, कहता है, साहब मेरी जान बचा लो, आज मैं मरने ही वाला हूँ, अगर आपने नहीं कुछ किया समय रहते तो मेरी पत्नी मुझे मार डालेगी। मेरी पत्नी और उसका प्रेमी ऋषभ, जो कि टैक्सी ड्राइवर है, दोनों मेरी मौत की साजिश रच रहे हैं। इधर पुलिस सोचती है कि इसको कैसे पता है किसकी साजिश हो रही है, कैसे इसकी बात पर विश्वास किया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह झूठे केस में अपने पत्नी को और उस टैक्सी ड्राइवर को फंसाना चाहता है। पुलिस कहती है, तुम्हारे पास सबूत क्या है? तभी वो कॉल रिकॉर्डिंग काणव पुलिस को दिखाता है, कहता है, साहब मैं सो रहा था, ड्राइवर को लगा कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग पे अपने मोबाइल को लगाकर आराम कर रहा था, उसमें सारी बातें रिकॉर्ड है। पुलिस जब उनकी सारी बातें सुनती है तो वो भौचक्का रह जाती है और फ़ौरन ही कई टीमों का गठन करती है। और जैसे ही अर्चना का फ़ोन कॉल ट्रेस पे लगाती है, लेकिन जब पुलिस को लेकर काणव घर पहुंचता है तो अर्चना घर से गायब थी। घर पर कोई नहीं था, सिर्फ बच्चे थे, पैसे और घर से जेवरात गायब थे। अब इधर काणव काफ़ी परेशान होता है, लेकिन वो बेहद खुश था। खुश इसलिए था कि उसकी समझदारी की वजह से उसका आज जीवन बच गया, उसकी ज़िंदगी बच गई। उसे अब ऐसी बीवी नहीं चाहिए थी, उसे छुटकारा चाहिए था। वो प्रशासन से कहता है कि साहब जितना जल्द हो सके इन दोनों को गिरफ्तार कर लीजिए और इन्हें सलाखों के पीछे भेज दीजिए। सबूत बनती है कॉल रिकॉर्डिंग। अब पुलिस तलाश करती है, लेकिन कई दिनों तक तलाश करती है, उन दोनों का कुछ पता नहीं चलता है। अलग अलग जगह शहर में छुपकर वह दोनों अपने आप को बचा रहे थे, लेकिन कहते हैं कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, पुलिस के हाथ बड़े लंबे होते हैं।
अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो आखिरकार पकड़ा ही जाता है। एक दिन साइबर सेल की मदद से दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है और जब दोनों से पूछताछ करती है कि तुम अपने पति को क्यों मारना चाहती थी, तो बताती है, साहब मेरा मन जो है और जो दिल है वो ऋषभ पे आ चुका है और मैं टैक्सी ड्राइवर के साथ जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, ये मुझे पसंद नहीं है। इतना सुनना था कि पुलिस कहती है कि ठीक है, तुम उससे शादी कर लेती, मारने का प्लान क्यों बना रही थी। अर्चना कहती है कि हम दोनों ने एक प्लान बनाया था, प्लान के तहत हमने सोचा कि इसको मार करके हादसा दिखा देंगे तो फिर मैं घर की मालकिन बन जाऊंगी, सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी करोड़ों की, और फिर बैंक में जो बैंक बैलेंस है वो मेरा हो जाएगा। इस वजह से हम दोनों ने एक साजिश के तहत ये प्लान बनाया, वेब सीरीज़ देखी, तमाम क्राइम वीडियोस देखे और उसके तहत हमने सोचा कि कार एक्सीडेंट कर देंगे तो एक हादसा लगेगा और फिर कुछ दिन बाद तब मामला शांत हो जाएगा तो हम करोड़ों की संपत्ति के मालिक हो जाएंगे और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। फिर क्या था, पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। इस तरह साथियों, एक पति की समझदारी की वजह से, कर्णों की समझदारी की वजह से, सूझबूझ की वजह से उसकी जान बच गई। अन्यथा आज शायद कर्णों इस दुनिया में नहीं होता। तमाम घटनाएं ऐसी हो रही हैं, कोई पहाड़ से प्रेमिका ढकेल दे रही है तो कोई पत्नी सीमेंट से पैक कर दे रही है नीले ड्रम में। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। कहानी अच्छी लगी हो तो इस पर आप कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कहानी को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार दीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।